अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अपीयर होने वाले हैं और सिर्फ अपने सब्जेक्ट यानी कि पेपर 2 की प्रिपरेशन करके बैठे हो तो रुक जाइए, ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। सो हाय एवरीवन, आई एम शैली एंड यू आर वाचिंग लीगल। In this video, I am going to give some points जो आपको एक experienced student ही बता सकता है कि कैसे यूजीसी नेट जेआरएफ आप अपने पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। मुझे तो देखिए 2 से 3 अटेम्प्ट लग गए जेआरएफ क्लियर करने में। मेरा पहली अटेम्प्ट में नेट हो गया था, दूसरे अटेम्प्ट में भी नेट क्वालिफाई हो गया, बट तीसरी अटेम्प्ट में जाके मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हुआ। रीजन इज दैट मुझे ये टिप्स बताने वाला कोई नहीं था। तो बात करते हैं कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स के बारे में, और ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन फेज में इन्हें जब मैं सिलेबस की प्रिपरेशन कर रही थी तब मुझे जाके ये चीजें समझ में आई थी बाद में जब मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। तो चलिए बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के बारे में। यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 बेसिकली इसमें सबके लिए कॉमन होता है। सारे जो सिलेबस होते हैं पेपर 1 का सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन अलग अलग शिफ्ट्स में होने की वजह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। सारे पेपर्स के लिए जो पेपर 1 का क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो 50 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स, 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 10 यूनिट से आते थे। 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस में बताई गई हैं। तो उन 10 यूनिट से ये बोला गया है कि आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ऐसा नहीं है कि आपको हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे, ये पाएंगे कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछने के बजाय उन्होंने कुछ 1-2 यूनिट्स को स्किप कर दिया और बाकी यूनिट्स उन्होंने पूछ लिया। तो वो ये गेम भी करते हैं। इस वजह से हमें पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करना है, हर टॉपिक को हमें पढ़ना है, हर टॉपिक को ऐसे एनालाइज करना है, उसके डीप अंडरस्टैंडिंग में जाके हमको डीपली अंडरस्टैंड करना है। फिर आपको इसमें कैसे स्कोर करना है मैं आगे आने वाली टिप्स में बताऊंगी। जैसे आपकी पूरी फुल फ्लेजेंट प्रिपरेशन होनी है आपके पेपर 2 की, बट पेपर 1 आपको यहाँ पे मदद करा सकता है जेआरएफ क्लियर करने में, और जिसका नेट भी क्लियर हुआ है उसका नेट भी क्लियर हो जाएगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी टॉपिक्स हैं आपके, जो भी टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, उनकी प्रिपरेशन तो आपको रखना ही है, बट आपको उनकी भी प्रिपरेशन करना है जो टॉपिक्स हिडन है। और आप पीवाईक्यू से ये पाएंगे कि क्या टॉपिक्स इन्होंने अभी पिछले सालों में पूछा है। आपको पास्ट ईयर एनालिसिस करना है पेपर्स का, तभी जाके आपको पता चलेगा कि क्या हमारा सिलेबस है। जो हमारा सिलेबस है दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। मैं बता रही हूँ वो एग्जॉस्टिव बिल्कुल भी नहीं है। हर टॉपिक्स में आपको, हर पूरे के पूरे टॉपिक्स में आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है, रीडिंग बिटवीन द टॉपिक, समझ रहे हो आप। तो उस हिसाब से आपको ये जो पूरे सिलेबस में आपको जो टॉपिक्स बताए हैं दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव एट ऑल। तो आपको पास्ट ईयर पेपर्स की एनालिसिस करनी ही करनी है। 10 सालों के पेपर आप उठा लीजिए, वहां से देख लीजिए किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट इज द प्रैक्टिस। दूसरी चीज है कि 2019 से ये सिलेबस सेम है। जिसे नेट ऑनलाइन .in पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां में ये सिलेबस दिया हुआ है, जनरल पेपर का यानी कि पेपर 1 का भी, और आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ये दूसरी चीज है। सबसे पहले आपको पेपर को निकालना है, सिलेबस को निकालना है, प्रिंट आउट कराना है, उसको आपको एनालाइज करना है, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि मैं बताती हूँ कि क्या एक्सटेंडेड टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, मे बी वहां पे नहीं मेंशन है या फिर हिडन है, जो कि मैंने अपनी ही प्रिपरेशन डेज में जॉट डाउन करा था। ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। मैं सारी यूनिट्स से बताऊंगी एक एक करके, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, बट देयर आर अनदर टॉपिक्स जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड रिवाइज्ड वर्जन का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लॉ, ये पढ़ना है, और मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करते हो जीन पियाजे बोलते हैं वैसे। और फिर उसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी बाय जॉन डेवी। ये फिर काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन है। काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन में आप पढ़ेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, समेटिव, ये सारी चीजें, ये हो गया। फिर है नेशनल कोऑर्डिनेटिंग, वहां पे स्वयं और स्वयं प्रभा बताया गया है, बट उसके अंदर से जो आजकल का ट्रेंड
पॉइंट चलता है वो है जैसे वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स पूछ लेते हैं स्वयं की लिस्ट में। आप स्वयं में जाएंगे, स्वयं की वेबसाइट होती है उनकी, वहाँ पाएंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, उनके 9 कोऑर्डिनेटर्स है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। वहां से ये पूछ लेते हैं बेसिकली कि क्या यहाँ पे मेंशन है कौन से कोऑर्डिनेटर नहीं है। फिर है लिस्ट ऑफ 40 चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा, जहाँ पे स्वयं प्रभा इज द ग्रुप ऑफ 40 चैनल्स। अभी ये 14 है, आने वाले दिन में ये बढ़ भी सकते हैं। उसमें से ये लोग नंबर्स पर चैनल पूछ लेते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा चैनल आता है और कौन इसको गवर्न करता है। क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं बेसिकली, कौन से नंबर पे कौन सा चैनल आता है, ऐसे करके। फिर ये हो गया, और आने वाली मतलब इन दिनों पे ऐसा दिख रहा है, ये लास्ट टॉपिक मैं बता रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पे, दैट इज इंस्टीट्यूट्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वो दे देते हैं, आपको क्रोनोलॉजी वाइज लगाना होता है। ये हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बट बहुत सारी चीजें हिडन है जो कि मैंने जॉट डाउन करी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दैट इज काइंड्स ऑफ रिसर्च, जो कि मेंशन नहीं है। रिसर्च काइंड्स ऑफ रिसर्च वहाँ पे टॉपिक मेंशन है, बट बहुत सारी रिसर्च है, इवैल्यूएटिव हो गई और एक्सपोजिटरी हो गई, बहुत सारी ये रिसर्च जो वहाँ पे मेंशन नहीं है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। लेवल्स ऑफ प्लेजियरिज्म, 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर चौथी चीज है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बहुत सारे तरीके के होते, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, बहुत सारी तरीके के होते हैं वेरिएबल्स, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लेते हैं। और फिर उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड में, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हमेशा आपका ट्रेंड रहा है, पूछ लेते हैं नन हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। तो ये रही रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। चलिए बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन की एक इम्पोर्टेंट यूनिट मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनते ही चले आ रहे हैं। आज तक शायद ही मैंने देखा है जहाँ से हायर एजुकेशन से क्वेश्चन ना पूछा गया। तो हायर एजुकेशन में बेसिकली यूनिवर्सिटी और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ लीजिए, उनके एस्टेब्लिशमेंट ये इसको क्रोनोलॉजी वाइज लगाने के लिए दे देते हैं। बेसिकली यहाँ पे फोकस आपका रहना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर कमीशन बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपको पढ़ते जाना है। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन एंड देयर एनसीआरएफ लेवल्स, ये फर्स्ट ईयर्स में पूछा गया रिसेंट में, ये भी पढ़ के जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जितनी भी है, अभी वाली, उसके पहले वाली 1986 वाली, और उसके भी पहले वाले जो भी है, 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन, ये पढ़ना है आपको, जिसमें 3 एक्रेडिटेशन आते हैं, एनएसी होता है, एनबीए होता है, एबी होता है, ये हो गया। फिर कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटी के, जैसे मैंने अभी पढ़ा बताया, यूनिवर्सिटीज एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब कब स्टैब्लिश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया में, ऐसा। स्टेट यूनिवर्सिटी जो फेमस है उनके बारे में। डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे बनती है, कौन बनाता है, कौन नोटिफाई करता है, ऐसे। ओपन यूनिवर्सिटी के लिए आजकल ट्रेंड चल रहा है, ओपन यूनिवर्सिटी पूछ लेती है, और कब कब स्टैब्लिश हुई उसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, ऐसे पूछते हैं। फिर चलिए बात करते हैं पीपल एंड डेवलपमेंट के बारे में। पीपल एंड डेवलपमेंट में बहुत ही टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा हिडन टॉपिक्स हैं, जो मैंने नोट करी है, उनको आप जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर, आई एम सेइंग जरूर से जरूर। तो ये है जैसे क्रोनोलॉजी ऑफ एमडीजीज, एसडीजीज एंड देयर टारगेट्स, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पढ़ के जाइएगा, जरूर रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़िएगा। ये सारी चीजें मैंने जॉट डाउन करी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल थी मेरे लिए। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में जरूर पढ़िएगा, जैसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये पूछ लेता है, ये जरूर पूछ लेता है। गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, ये पढ़िएगा। फिर उसके बाद है वाटर पोल्यूशन, तो उसमें रिजर्वोयर एंड देयर परसेंटेज, वो क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये टर्म्स क्या है, किससे रिलेटेड है, ये पढ़िएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़िएगा, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस कैसे हटती है, ये सारी चीजें। यूट्रोपिक एंड ऑलिगोट्रोपिक वाटर बॉडी के बारे में पढ़िएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये टॉपिक है। यूट्रोफिकेशन है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्यों होता है, कैसे होता है, किस चीज से होता है। ये डिसीज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजेंस,
लाइक किस पैथोजन से कौन सी डिसीज हो रही है। ये हो गया। पीविच वैल्यू पढ़नी है और नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आज का ट्रेंड चल रहा है, जोन्स पूछ लेते हैं और उनकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड पूछ लेते हैं कि डे एंड नाइट में इस इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी अलाउड है, ऐसे करके इंडस्ट्रियल एजुकेशनल ऐसे एरिया से। ठीक है, फिर न्यूक्लियर डिजास्टर्स से क्वेश्चन आया है। न्यूक्लियर डिजास्टर्स एंड ईयर क्रोनोलॉजी पूछी गई है। चेरनोबिल डिजास्टर्स एंड ऐसे करके तो वो पढ़ना है। फिर कॉन्फ्रेंसेस, ये बिल्कुल मत स्किप करना, ये बिल्कुल मत स्किप करना। कॉन्फ्रेंसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विद क्रोनोलॉजी, ये जरूर पढ़ना है, बहुत ही जरूरी है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऐसे करके कोपेनहेगन, वियना कन्वेंशन, लीमा कॉन्फ्रेंस, ये सारी, डरबन कॉन्फ्रेंस, ये सारी आपको ईयर याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। फिर उसके बारे में बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी यूनिट है जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, स्किप करना ही नहीं चाहिए। जो कि मैंने हमेशा 2 अटेम्प्ट जब मैंने पहले और दूसरे दिए थे, नेट क्वालिफाई हुआ, उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा अपने आपको देखा है कि मैं लॉजिकल रीजनिंग को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो यहाँ पे चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आपको आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ता है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट्स। फिर कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं आपको, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस। जो 4 कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। उसमें कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस में कन्वर्स, ऑब्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन के बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक तो बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, इनसे बिल्कुल ही नहीं। इंडियन लॉजिक से जितनी भी चीजें रिलेटेड है सब कुछ पढ़ना है। फैलेसीज बिल्कुल नहीं भूलनी है यहाँ पे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी, ये आपको जरूर देखिए, आपको पेपर में मिल जाएगा। अब चलते हैं आईसीटी के बारे में बात करते हैं। आईसीटी में आपको मैलवेयर्स के बारे में पढ़ना है। मैलवेयर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये सारी चीजें। लोगों को लगता है ट्रोजन हॉर्स एक मैलवेयर है, बट आप देखिएगा क्या है, ये पढ़ के आइएगा। वेब्स के बारे में पूछ लेते हैं, 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, ये स्किप मत करिएगा। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में स्किप मत करिएगा। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़िएगा, उनके डिफरेंसेस क्या है। पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, इसमें जरूर आते हैं क्वेश्चन। साइंस ऑफ मेमोरीज और उनकी स्पीड, ये इसकी हायरार्की पूछ लेते हैं, ये जरूर पढ़िएगा। काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड विद एग्जांपल, ये पूछ लेते हैं कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, दे देंगे वैसे एप्लीकेशन, मतलब एग्जांपल्स दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। ये हो गया। काइंड्स ऑफ नेटवर्क, वैन, मैन, ब्लैन, पैन, ये सारे पढ़ना है। ईमेल with respect to CC and BCC, नंबर सिस्टम पढ़ना है, एंड देयर कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है और बड़ा मजेदार टॉपिक है। और एमएस ऑफिस स्वीट के बारे में पढ़ना है, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट और एमएस एक्सेल है, ये पढ़े, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आगे चलते हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आर द टॉपिक्स जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उन टॉपिक के साथ जो एक्सप्रेसली मेंशन है। These are the extended topic energy। और बाकी यूनिट्स लाइक कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथ्स, उनके लिए देखिएगा, आपको भी पता है प्रैक्टिस होनी जरूरी होती है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो हो जाता है, बट स्किप नहीं करना है। आई एम सेइंग स्किप नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करते रहना, बट वो इजी आते हैं, हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कि मैं ये कहना चाहूंगी लास्ट में कि अगर ऑडियंस में से कोई ऐसा ऑडियंस है, देख रही है, जिनका नेम या सीआरएफ क्लियर हो गया है और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, जरूर लिखें, जिससे ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, उनका भी नेट क्वालिफाई, उनका भी जेआरएफ क्वालिफाई। और आने वाले दिनों में आई विल अपलोड अनदर स्ट्रेटेजी वीडियो ऑफ लॉ पेपर, बिकॉज मेरा स्ट्रीम लॉ था, तो लॉ पेपर की भी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन खुल चुके हैं, और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, ये बताऊंगी। फिर वन मोर थिंग, जो सबको लग रहा है कि कैसे 2 महीने में क्लियर हो जाता है किसी के नेट या जेआरएफ, भाई हो जाता है 2 महीने, मतलब 60 दिन। 60 दिन बहुत होते हैं, 60 दिन 24 घंटे मल्टीप्लाई करके देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 60 दिन में कितने घंटे होते हैं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ 15-15 दिन में लोग एग्जाम छोड़ देते हैं, यहाँ पे 60 दिन में भी हो जाता है, 30 दिन में भी हो जाता है। तो आपको टाइम को लेके आपको बहुत ही मैनेजमेंट दिखानी है और अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना है इस बार। ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगी
कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में मैं आने वाले टाइम में अच्छी से अच्छी वीडियोस डाल दूंगी कैसे कैसे एग्जाम्स क्लियर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड follow Legal Skill for more updates like this. Thank you. Bye.